चलिए देखिए, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, उसको एक बार और देखते हैं। देखिए नेफ्रॉन, ये किडनी का डायग्राम है अंदर का, ठीक है ना। किडनी में आप क्या रहता है, किडनी की यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। किडनी में सबसे, किडनी बनी का है, किडनी में सबसे ज्यादा क्या होता है, नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख, 1 मिलियन। कितने होते हैं, 1 मिलियन, ठीक है ना। जो उसका डायग्राम है नेफ्रॉन का, अंदर से स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखिए ये हमारी क्या है, आर्टरी है, धमनी, इससे ब्लड आता है। ये ब्लड जाता है काय में, ये ब्लड चला जाता है इसके अंदर, और ये कहलाता है क्या, ये रीनल लिख रहा है ना, रीनल आर्टरी ये है। ये इसमें गया और ये छोटी छोटी पतली नलिकाओं में बढ़ जाता है, ठीक है ना। यहाँ से ये नेफ्रॉन में चला जाता है पूरा का पूरा, यहाँ से ये बनता है पूरा का पूरा। क्लियर है, फिल्ट्रेशन होता है। जैसे ही इसमें से ये पदार्थ गया, जो सही जिसमें हमारे न्यूट्रिशन होते हैं वो ऊपर की ओर चला जाता है। क्लियर है। अब इसमें से ये काय में जा रहा है, इसका नाम बताइए, सी आकार का बताया था मैंने आपको। ये सी आकार का दिख रहा है आपको, ये क्या है, वोमेन कैप्सूल। क्या नाम है इसका, वोमेन कैप्सूल, ये लिखा है। क्या नाम है इसका, वोमेन कैप्सूल। और इसके अंदर ये जो भाग बन रहा है, ये छोटे छोटे, इनको कहते हैं हम क्या, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। इस वाले भाग को ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसमें ऐसा क्या होता है कि जिसके द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, मतलब ब्लड में उपस्थित जो भी पदार्थ होते हैं वो काय में चले जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं वोमेन कैप्सूल में। तो इसमें क्या रहता है, इसमें छोटी छोटी नलिकाएं रहती हैं। क्या रहती हैं, छोटी। इन नलिकाओं को क्या कहते हैं, देखिए इस वाले भाग का नाम तो है ग्लोमेरुलस, पर इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर सेल पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं हम क्या, पेडोसाइट्स। क्या कहते हैं, पेडोसाइट। लिख लेना आप लोग, है ना। क्या नाम कहलाता है इनका, पेडोसाइट्स, पेडोसाइट या पूडोसाइट्स, इनके इसके अंदर लिख रहे हैं, यहाँ पाए जाते हैं इसमें पूडोसाइट्स। पूडोसाइट इस तरीके से बनी रहती हैं इसके चारों ओर। फिर देखना इसके बाद क्या होता है, ये ब्लड चला जाता है इसी आकार में या कप जैसी आकृति है, इसका नाम है बोवन कैप्सूल। इसके बाद ये जो वाला भाग जो कुंडलित दिख रहा है आपको, ये घुमा हुआ, ये कहलाता है क्या, पीसीटी। इसका नाम क्या है, पीसीटी। कहाँ गया पीसीटी, तो लिख रहा है पीसीटी, हाँ ये नाम लिख रहा है क्या, पीसीटी। ये वाला भाग है पीसीटी। और ये आपको मैंने बताया हेयरपिन जैसी आकृति, कौन जैसी आकृति, इसका नाम होता है लूप ऑफ हेनले, हेनले का झूला। क्या होता है, लूप ऑफ हेनले। ये दोनों, इसकी दो भुजाएं होती है, एक ये भुजा है और एक ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग। ये कौन सी है, डिसेंडिंग अवरोही, ये आरोही। इंग्लिश में ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग। क्लियर है ना। और ये वाला कुंडलित आकार दिख रहा है, इसका नाम होता है डीसीटी। क्या नाम होता है, डीसीटी। और ये वाला भाग जो दिख रहा है, इसका नाम होता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम होता है, संग्राहक नलिका। क्या नाम होता है, संग्राहक नलिका, जी इसका नाम है। अब इन पार्टों को अपन ने पढ़ा था। तो ये वृक्क की संरचना तक क्रियात्मक इकाई है जो मूत्र निर्माण की क्रिया करते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख महीन, लंबी तथा कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। ये तो मैंने पढ़ाई दी आपको, ठीक है ना, जिन्हें क्या कहते हैं हम, नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये भी पढ़ाया दिया था मैंने कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलस, अभी आज देख क्या है, इसके अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, पूडोसाइट्स। कौन सी पाई जाती है, फिर पढ़ा हमने बोमन कैप्सूल, कौन सा, इन दोनों का नाम भी बताया था मैंने। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम, क्या कहलाता है, ये मेलपिगियन। क्या कहलाता है, मेलपिगियन कहलाता है। क्या कहलाता है, मेलपिगियन, ठीक है ना। तो सही यार, कड़ी कहाँ है, जाने गए। फिर इसमें रहता है एक पीसीटी, हेनले का लूप, और डीसीटी। ये नेफ्रॉन का बता रहे हैं। अगर किडनी का भाग पड़ा जाए तो इसमें और चीजें भी जुड़ जाती हैं, समझ में आया ना। एक नाम और आ जाएगा क्या, संग्राहक नलिका। क्लियर है ना। फिर हमने ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ कहते हैं हिंदी में, इसको पढ़ा था। इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन्स में अविवाही रक्त नलिका
जो कि वृक्कीय धमनी की शाखा होती है। काय की शाखा होती है? वृक्कीय धमनी की शाखा होती है कि उत्सर्जी पदार्थों से युक्त रक्त लेकर प्रवेश करती है। मैंने बताया इसमें ब्लड रहता है जिसमें सब चीजें रहती हैं, अच्छी भी और बेकार भी। इन सबको लेकर वो अंदर प्रवेश करता है ग्लोमेरुलस में, ठीक है ना। यहाँ पर ये पतली पतली रक्त नलिकाएं या केशिकाओं में बढ़ जाती है। केशिकाओं के समूह क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। और कोशिकाओं का ये समूह, और यही कोशिका क्या कहलाती है? पूडोसाइट। क्या कहलाती है? पूडोसाइट। क्लियर है? तो आगे देखना इसमें फिर क्या पढ़ा था हमने। वुमेन कैप्सूल, ये प्याले नुमा संरचना जो ग्लोमेरुलस को चारों ओर से घेरे रहती है। इसमें पोडोसाइट जो लिख रहा है ना, पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है जो सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से वुमेन कैप्सूल झिल्ली को परागम्य बना देती है। क्या बना देती है? परागम्य बना देती है। इसमें क्या होता है? छन छन के चीजें जाती रहती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो छना हुआ जो बिल्कुल ब्लड जो बिल्कुल छन जाता है वो चला जाता है ऊपर की ओर। बाकी वेस्ट कहाँ पे आ जाता है? और जो जो पदार्थ आता है उसका नाम बताया था मैंने, ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट। क्या आता है? ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट। वुमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस मिलकर क्या बनता है? मेलपिलियन कड़ी का। क्या बनता है? एक और नाम बताया था, रीनल। फिर पीसीटी पढ़ाया था मैंने। ये नेफ्रॉन का प्रारंभिक कुंडलित भाग है जो कि वुमेन कैप्सूल से जुड़ा रहता है। इसके किनारों पर अनेक सूचकांक पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? ब्रुश बॉर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब पीसीटी के अंदर क्या पाया जाता है? ब्रुश बॉर्डर पाए जाते हैं। फिर हेनले का लूप, ये हेयरपिन जैसी आकृति की संरचना जिसमें दो भुजाएं अवरोही और आरोही, डिसेंडिंग और असेंडिंग पाई जाती है। हेनले का लूप पीसीटी व डीसीटी के बीच में पाया जाता है। ये पढ़ा दिया था मैंने। पीसीटी ये नेफ्रॉन का अंतिम भाग है जो संग्राहक नलिका जुड़ा रहता है। इन कोशिकाओं में सूचकांक नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? नेफ्रॉन के चारों ओर अपवाही रक्त नलिका पतली रक्त केशिकाओं का जाल बनती है जिसे बासा रेक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे बासा रेक्टा कहते हैं। ये बासा रेक्टा अपने अंतिम सिरे पर वृक्कीय सिरा से जुड़ा रहता है, ठीक है ना, वेन से जुड़ा रहता है। फिर हमने देखा था कि हमारे शरीर में यूरिन का निर्माण 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप। पहले स्टेप का नाम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरे का नाम होता है नलिकीय पुनः अवशोषण, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और लास्ट होता है क्या? ट्यूबुलर सीक्रेशन, नलिकीय उत्सर्जन। देखना, ध्यान सुनना। ये लिखा है नलिकीय, इंग्लिश में इसका नाम क्या लिख रहा है? ट्यूबुलर। क्या नाम लिख रहा है? जबकि नली का नाम तो हम ट्यूब पढ़ना था हमें। नली को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्यूब कहेंगे ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है? ट्यूबुलर। तो इस ट्यूबुलर का मतलब क्या है? ट्यूब का उपयोग क्यों नहीं किया गया? ट्यूबुलर क्यों लिखा गया? समझ में आई? जो पूछ रहे हैं वो चीज समझ में आई? मतलब यहाँ लिखना था क्या? ट्यूब रीअब्जॉर्प्शन लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है? ट्यूबुलर लिख रहा है। तो कोई अलग बात होगी कि नहीं होगी? तो सुनिए ध्यान से। ट्यूब तो आपने देख ली, नली है। नली का अगर जो नली दिखती है ना, मतलब ये आकार जो इसका ऐसा दिखता है, ये होती है नली। तो ये आकार, इसका 1000वां भाग कहलाता है ट्यूबुलर। क्या कहता है? 1000वां भाग। समझ में आया ना? इतना पतली पतली नलिकाएं होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जो बोल रहा हूँ वो पल्ले पड़ रहा है भाई। नेफ्रॉन को आप ऊपर से देखने पर तो बस ऐसा दिख रहा है ना, बस अकेला पॉइंट। इसे माइक्रोस्कोप में रखने पर ये दिख रहा था इतना बड़ा। तो सोचो उसमें अंदर जो नलिकाएं पाई जा रही है और कितनी पतली होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो नहीं, ये ट्यूबुलर मतलब नली की पढ़ लिया तो नली के मन में आता है कि नली का आकार कैसा है। तो आप समझिए ट्यूबुलर क्यों लिखा है? उस नली जो आप जानते हैं उसका 1000वां भाग है वो। कौन सा भाग है? एक। इतना पतली है वो नली का, उसके अंदर ये सब चल रहा है। तो कितनी पतली पतली संरचनाओं से हमारा शरीर बना है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला स्टेप है। कौन सा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहले ब्लड जाएगा और ब्लड में से सारी चीज निकल के आ जाएंगी। उसमें क्या करेगा? देखिए, उसमें ग्लूकोज भी रहेगा, विटामिन भी रहेंगे, मिनरल्स भी रहेगा, पानी भी रहेगा, साथ में यूरिक एसिड भी रहेगा, यूरिन भी रहेगा, उसमें क्या कहते हैं उसे, अमोनिया भी रहेगा। सारी की सारी चीजें रहेंगी उसमें, और ये सारा का सारा आ जाएगा इसमें। तो वुमेन कैप्सूल में पतली कोशिकाओं में ताप के प्रभाव में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है? जो ब्लड गया इसके अंदर, क्या गया? ब्लड। बताया ना इस तरीके से इसमें जाता है। ये सी आकार का है।
या कुंडलियां पाई जाती है, इसके द्वारा जो इसमें प्रवेश कर रहा है इसका नाम है क्या? ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट। ठीक है ना, इसमें सब चीजें हैं। अभी केवल ब्लड को पूरी तरीके से छान दिया है, इसमें से भी जो अच्छा है ना उसे अंदर जाके पता करेंगे हम। अभी तो प्योर छन गया, और जो चना हुआ है ऊपर चला जाता है, इसमें ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल शुद्ध का निर्माण होता है। किडनी में प्रति मिनट 1100 ml रक्त इन नेफ्रॉन्स की ग्लोमेरुलेट से प्रवाहित होता है। यहां से कितना रक्त जा रहा है इसमें? 1100 मिलीलीटर पर मिनट में प्रवेश कर रहा है। कितना जा रहा है? 1100 मिलीलीटर पर मिनट में प्रवेश करता है। और यहाँ इसमें आता है 125 मिलीलीटर पर मिनट। समझ में आएगा नहीं यार? बाकी कहाँ चला जाएगा? ऊपर की छनकर ऊपर चला जाएगा कि नहीं? 125 आ गया इधर। ऐसा अगर 24 घंटा चलता रहता है तो बन जाता है कितना? 180 लीटर। कितना? 180 लीटर ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट का निर्माण हो। जो इसमें आ गया उसका नाम है क्या? ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? देखना, आगे बताएंगे अभी। ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है देखिए। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, आयन एवं जल पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, आयन और जल पाया जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से निर्मित ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब नेफ्रॉन्स के नल की भाग में प्रवेश करता है। मतलब सेकंड स्टेप चालू होगी यहाँ पे। कौन सी स्टेप? सेकंड स्टेप। यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि जीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? जीएमआर, इसका फुल फॉर्म पूछता है क्या है? जीएमआर पेपर में पूछते हैं कि जीएमआर क्या होता है। जीएमआर का नाम है क्या? ग्लोमेरुलस। क्या नाम है? ग्लोमेरुलस रेट। क्या नाम है? ग्लोमेरुलर रेट। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो फुल फॉर्म इसका। या इसका एक नाम और लिखना, जी एफ आर। एक जीएमआर, कल जीएफआर लिखाया होगा। हाँ, जीएमआर या जीएफआर। जीएमआर जब पढ़ रहे हैं तो इसका नाम पढ़ रहे हैं क्या? ग्लोमेरुलस रेट। और अगर इसका नाम पढ़े तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। क्या नाम है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। लिख लिया आपने? अब अगर आपको ध्यान से देखिए, इसका मतलब हो गया क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या रेट रहती है इसकी? जैसे मान लीजिए हमारे शरीर काम, किडनी काम नहीं कर रही है, ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है या कितना हो रहा है, इसका पता करने के लिए क्या किया जाता है? जीएफआर किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? जीएफआर। इसमें यह पता चलता है कि आपका ब्लड पर मिनट कितना फिल्टर हो रहा है। क्या पता चलेगा? पर मिनट कितना फिल्टर हो रहा है। तो इसका मैंने बताया था पर मिनट मतलब 1100 ml इसमें जा रहा होगा, हाँ या ना? और अंदर कितना पहुंच रहा होगा इसमें? 125 ml पर मिनट। ये फिल्टर हो गया ना। 1100 में से कितना निकल के चला गया? ये रेट है इसकी। अब इससे ऊपर नीचे होता है तो आप समझ रहे हैं ना, गड़बड़ हो रही है। समझ में आया? और 24 घंटा में कितना बन जाता है? ये 24 घंटे में बन जाता है कितना? 180 लीटर। कितना बन जाता है? 180 लीटर बन जाता है एक दिन में। समझ में आया? ये है इसकी रेट। अगर इससे ऊपर नीचे जाएगा तो मतलब किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही, नेफ्रॉन काम नहीं कर रहे हैं। याद रहेगा फुल फॉर्म? क्लियर हुआ? तो कल के क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट देखें। सेकंड स्टेप आती है कौन सी? नलिकीय पुनः अवशोषण, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब इसमें क्या होगा वो सुने ध्यान से। सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में देखिए क्या पहुंच चुका है इसमें? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पहुंच चुका है। अब उसमें क्या क्या है? ग्लूकोज भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है और पानी है। इनका अवशोषण होगा। यहाँ पर क्या होगा? इनका अवशोषण हो। अब कौन कौन सी चीज का कहां कहां पे अवशोषण होता है? जैसे कि वो पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि नेफ्रॉन के किस हिस्से में अमीनो एसिड का पुनः अवशोषण होता है, पानी का पुनः अवशोषण कहां होता है, नेफ्रॉन के किस हिस्से में पुनः अवशोषण होता है।
ये प्रश्न बनेंगे यहाँ पर, तो उन्हें देखते हैं। देखिए, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन के नलिकीय भागों में पहुंचता है, फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेट कब पहुंचता है? नेफ्रॉन के नलिकीय भागों में। सेकंड स्टेप में कौन कौन से भाग जाते हैं? पीसीटी, हेनले का लूप और डीसीटी। इनमें पहुंचता है तो यहाँ पुनः अवशोषण की क्रिया चालू होती है। तो आपको ये मैंने बताई दी, यहाँ पुनः अवशोषण शब्द क्यों आया है? क्योंकि एक बार अवशोषण कहाँ हो चुका है? पूरा खाना पचने के बाद छोटी आंत में अवशोषण हुआ था कि नहीं हुआ भाई? वहां भी तो पूरा खाना पच जाता है तो क्या बनता है? विटामिन, मिनरल्स सब बनते हैं कि नहीं? तो वहां अवशोषण जो बच कुछ गया, जो ब्लड के साथ कहा जाता है किडनी में, उनका यहाँ पे दोबारा अवशोषण हो रहा होता है, इसलिए यहाँ क्या नाम दिया है? पुनः अवशोषण की क्रिया होती है जो इस प्रकार है। अब देखना क्या क्या होता है। पीसीटी में काय का होगा, डीसीटी में काय का होगा और हेनले के लूप में काय का होगा। सुनना आप ध्यान से। पीसीटी में देखिए, पीसीटी में काय का हो रहा है। यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लगभग 65% भाग का पुनः अवशोषण हो जाता है। कितने का? 65% भाग। एक मिनट में कितना आया था? 125 ml। उसका 65% भाग का क्या हो चुका है? यहाँ पर पुनः अवशोषण हो गया है। यहाँ पर क्या क्या निकल गया? देखो, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवणों एवं आयंस का पुनः अवशोषण हो गया है। अभी अवशोषण हो गया तो कब पहुंच गए? देखना इधर ध्यान से। ये है पीसीटी। यहाँ पर काय काय का अवशोषण हो गया, वो अभी यहाँ नहीं पहुंचे, अभी यहाँ तक है, इस वाले भाग में है। यहाँ पे काय काय का हो गया? ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है ना, और पानी, इनका अवशोषण हुआ। तो ये कब पहुंच गए? अवशोषण हो गया, इनमें आए और उनका अवशोषण कब पहुंचे? जी इनमें पहुंच जाएगा। जी पास में नलिकाएं दिख रही हैं आपको, बसा रेक्टा, इनमें पहुंचा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इनमें पहुंच चुका है वो, यहाँ से अवशोषण करके इसमें पहुंचा देंगे। तो आगे क्या होगा देखिए। इन लवणों एवं आयंस का पुनः अवशोषण हो जाता है। क्लियर? और कहाँ पहुंच जाती है? ये बासा रेक्टा में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कल भी शायद मैंने क्वेश्चन दिया हो, ये पेपर में आया हुआ है। नेफ्रॉन के किस हिस्से में अमीनो एसिड का पुनः अवशोषण होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पीसीटी में होता है। नेफ्रॉन के किस हिस्से में ग्लूकोज का अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण होता है? पीसीटी में। विटामिन, खनिज लवण, आयंस का पुनः अवशोषण कहाँ होता है? पीसीटी में। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहते से बन जाएगा, देखना। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण एवं आयंस का पुनः अवशोषण पीसीटी में होता है, और ये कहाँ पहुंच जाते हैं? पुनः अवशोषित होकर कहाँ पहुंच जाते हैं? तो आंसर होगा बासा रेक्टा में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? बासा रेक्टा में। क्लियर हुआ? बोलो तो सही। एक क्वेश्चन का ध्यान और रखना, नेफ्रॉन्स के चारों ओर जो जालनुमा आकृति पाई जाती है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? बासा रेक्टा। बताई थी ना, पतली पतली रेड कलर, वो क्या नाम है उसका? बासा रेक्टा। क्लियर है ना? देखिए आगे, हेनले का लूप देखिए। हेनले के लूप में क्या होता है वो देखिए आप ध्यान से। यहाँ अवरोही भुजा, देखिए बताया ना, हेनले का लूप इस तरीके से होता है, और ऐसी एक भुजा होती है इस तरह से, और ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये हो जाती है इसकी कौन सी? डिसेंडिंग, और ये हो जाती है कौन सी? असेंडिंग। हेनले का लूप। यहाँ अवरोही भुजा, डिसेंडिंग लिम्ब में पुनः अवशोषण की क्रिया चलती रहती है। इसमें जल का पुनः अवशोषण होता है। इसमें काय का अवशोषण होता है? जल का। काय का? जल का पुनः अवशोषण। लेकिन आरोही भुजा में जल का अवशोषण नहीं होता, इसमें जल का नहीं होता है। दोनों भुजाएं केवल जल का अवशोषण इसमें होता है। तो जो आपका ब्लड है उसमें से क्या निकल के आ गया? अब पानी निकल के आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? और सही यार, हाँ ना तो कह दो यार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर अभी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपके हेनले के रूप में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? नेफ्रॉन में पाए जाने वाला हेनले का लूप, हेनले का झूला, अगर ये इसका आकार बढ़ जाए तो क्या होगा? समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं? हाँ है ना? हेनले के लूप, हेनले का लूप है, उसकी आकार कम हो जाए तो क्या होगा? ये क्वेश्चन ये बताएंगे इनके आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखिए, डीसीटी देखिए। डीसीटी क्या है? तीन भाग पढ़ाए थे ना। पहला था पीसीटी,
पीसीडी में विटामिन विटामिन का अवशोषण हो गया, एनलिक्लू में पानी का अवशोषण, और डीसीटी में क्या होगा देखा, या एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव में पुनः अवशोषण होता है। काय के प्रभाव में, या एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव में पुनः अवशोषण काय का, जल का। काय का अवशोषण होता है, जल का होता है। अब ये एडीएच क्या है और एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या है। एडीएच सुनो, एडीएच जो हार्मोन है इसका एक और नाम कहलाता है वैसोप्रीन हार्मोन। क्या नाम होता है इसका, वैसोप्रीन हार्मोन। एडीएच का एक और नाम क्या है, वैसोप्रीन। और एक और इसका फुल फॉर्म होगा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एडीएच का फुल फॉर्म क्या है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रीन हार्मोन क्या करता है, ये ध्यान से सुनो। अगर ये सही तरीके से काम कर रहा है तो आपको जो यूरिन आता है, जो अभी एक नॉर्मल तरीके से आता है कि हम दिन में कितनी बार जाते हैं, वो एक हमारा एवरेज बना हुआ है। अगर इसका स्तर कम ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, कम ज्यादा, इसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो अब यूरिन ज्यादा जाने लगते हैं, टॉयलेट बार बार आती है। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि ठंडों में, ठंडों में, ये ठंडों में एडीएच का बैलेंस बिगड़ जाता है, इसलिए हम बार बार टॉयलेट जाते हैं। दूसरा, चाय ज्यादा पीने से एडीएच का बैलेंस बिगड़ जाता है, यदि बार बार टॉयलेट जाते हैं। आपने देखा चाय ज्यादा पीते टॉयलेट ज्यादा जाते हैं, चाय का प्रभाव पड़ता है एडीएच पर। एल्कोहल पीने वालों का तो एडीएच का इतना स्तर खराब हो जाता है, पागल हो जाता है एडीएच। तो ये भूल जाता है कि लाल को टॉयलेट करवाना है कि नहीं करवाना है। इतना बिगड़ जाता है कि एल्कोहल ज्यादा हो गई ना, तो एडीएच भूल जाता है कि टॉयलेट पे कंट्रोल करता है, तो पता चला पेट में गल लग गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब उसे ये पता नहीं चलेगा कि मुझे टॉयलेट आ रही है, पता ही नहीं चलना है उसे। और ये कंट्रोल कहाँ से होता है, एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन कंट्रोल होता है यहां से, यहां पाई जाती है। यहां देखिए, माइंड के 3 भाग बताए थे मैंने। पहला सेरिब्रम, कौन सा होता है, सेरिब्रम। बीच में कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस, कौन सा होता है यहाँ, और यहाँ होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। ये जो आपका बीच वाला है ना, जिसका नाम क्या होता है, हाइपोथैलेमस, इसके नीचे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, जिसका एक और नाम है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। क्या नाम है, इस मास्टर ग्लैंड। इसके भी 3 भाग होते हैं। इसका सबसे लास्ट वाला भाग होता है ना, पश्च भाग कहते हैं, ठीक है ना, उसमें से कंट्रोल होता है एडीएच। इसलिए उसे देखो, मास्टर ग्रंथि यहां बैठी है, पूरे ग्लैंड जितने हैं शरीर में ग्रंथि सबको कंट्रोल कर रही है। वो आदेश देती है एडीएच को कि कैसे काम करना है। समझ में आया कि नहीं आया। एल्कोहल है, चाय ज्यादा पीने से मास्टर है ना, वे उन्हें गुस्सा आ जाती है। एडीएच है, तू दिखाए से तू कर ले यार, वो से मत बोले, तो फिर काम खत्म, फिर टॉयलेट पे कंट्रोल नहीं है, बार बार आएगी। समझ में आया ना। ये एडीएच कंट्रोल करता है कि आपकी यूरिन में कितना पानी जाना चाहिए। कल बताया था ना क्वेश्चन मैंने, यूरिन में जल का स्तर को कौन बैलेंस करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एडीएच। समझ में आया कि नहीं आया। तो एडीएच का फुल फॉर्म क्या हो गया, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसका एक और नाम क्या है, वैसोप्रीन हार्मोन। एडीएच हार्मोन कहां से कंट्रोल होता है, मास्टर ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से कंट्रोल होता है। क्लियर है। इसका बैलेंस कहां से खराब हो जाता है, एल्कोहल या चाय पीने से या ठंडों में। समझ में आया कि नहीं आया। पहले पढ़ रहा हूं, कैसे समझा रहे हैं। क्लियर हुआ। मतलब अगर आपको टॉयलेट फील हो रही तो कौन करा रहा है फील, कौन करा रहा है। अब देखना कैसे करा रहा होगा, सुनना ध्यान से भाई। अगर ये फील करा रहा है तो कोई ना कोई मात्रा हो जाएगी इकट्ठी, तभी तो कराएगा फील। भाई आपके अंदर, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ब्लैडर पाया जाता है। अब वो तो स्टोर रूम हैगा, स्टोर हो रहा है उसमें, होता रहेगा। जब वो फुल हो जाएगा तो मैंने बताया ना, ज्यादा फुल हो जाए दर्द होने लगेगा, तब अगर इसने आदेश दिया तो कुछ समय में तो किडनी खराब हो जाएगी, क्योंकि दर्द होने पे हम टॉयलेट करने जाएंगे तो किडनी पे असर पड़ेगा कि नहीं। मतलब ये दर्द होने के पहले ही बता देगा ना तुम्हें, तो कितनी मात्रा पे बता देता है तुम्हें कि अब यूरिन के लिए हमें जाना है। समझ में आया ना। वो यही बताता है कौन, एडीएच। समझ में आया कि नहीं आया। मैं जो बोल रहा हूँ कुछ चीज समझ में आ गई। हमें यूरिन का फील कराने वाला कौन सा हार्मोन होता है, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। और बार बार जल्दी जल्दी भी फील कराए तो भी कौन करा है, एडीएच।
अब एडीएच बिगड़ चुका है। अगर ये बार बार फील, आप बार बार टॉयलेट जा रहे हैं तो कौन बिगड़ गया, और लंबे समय तक भी नहीं जा रहे हैं तो कौन बिगड़ गया। समझ में आया? लंबे समय तक मतलब कि आपको फील नहीं हो रहा है, समझ में आया कि नहीं, लेकिन अब दर्द सा महसूस हो रहा है आपको। पता चला जैसे बच्चे होते हैं ना, देखा होगा वे बैठे हैं तो वही टॉयलेट कर दिया, उन्हें फील ही नहीं हो पाता है। समझ में आया ना? तो एडीएच के कारण से उनके एडीएच पे अभी कंट्रोल नहीं, मास्टर ग्रंथि कंट्रोल नहीं करे। एल्कोहल पी लिया, मास्टर ने काम करना बंद कर दिया, एडीएच को निर्देश देना बंद कर दिया तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि हमने टॉयलेट कर ली। समझ में आया? मतलब व्यक्ति को यही पता नहीं चल रहा कि टॉयलेट कर ली हमने, तो पेट में कर लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एडीएच का सही होना जरूरी है कि नहीं। इसलिए सिगरेट, एल्कोहल, नशा वाले पदार्थ, चाय, इनका सेवन कम करना चाहिए जिससे कि ये खराब ना हो। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ पा रही हैं? हाँ या ना? दूसरा है कौन सा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अब ये कहाँ पाया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि में पाया जाता है। कौन सी ग्रंथि में? एड्रिनल ग्लैंड में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन? अब एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है? एड्रिनल ग्रंथि बताई थी आपको कि नहीं बता पाई थी? बताई थी आपको, ध्यान है? डाइजेशन सिस्टम में बताया था आपको। डाइजेशन सिस्टम में मैंने स्टोमक बताया था आपको, हाँ या ना? अमाशय बताए थे कि नहीं? उसके ऊपर रहती है। या मैंने इस साइड बताई थी आपको, अगर देखा हो तो लीवर के ऊपर मैंने त्रिभुजाकार बताया था कि नहीं? अब ध्यान आ रहा हो तो समझ में आया कि नहीं आया? वहां पर रहती है। ये काय का काम करती है? ये आपके सोडियम जो है ना, सोडियम जो, हाँ, सोडियम आयंस, उनके ऊपर कंट्रोल करती है, और पोटेशियम आयंस के ऊपर, काय के ऊपर? देखना, सोडियम को तो कंट्रोल कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और पोटेशियम का उत्सर्जन कर देती है। आपके शरीर को पोटेशियम नहीं चाहिए, इसलिए पोटेशियम का उत्सर्जन कर देगी तो यूरिन के रूप में बाहर हो जाएगा। सोडियम की जरूरत पड़ती है तो सोडियम खींच के रख लेगी। सोडियम की जरूरत आपको क्यों पड़ती है? सुनिए ध्यान से। सोडियम मतलब समझ गए? का नमक। सोडियम मतलब क्यों जरूरत पड़ती है? सुनिए ध्यान से। आप पढ़ रहे हैं तो, हाँ पढ़ रहे हैं। या मान लीजिए ऐसा किया आपने तो आपको तुरंत पता चलेगा, कोई दे दे ही नहीं चले पतो, सजू ने पतो नहीं चले। समझ में आया ना? उनमें भयंकर ही दियो ना, तब उन्हें अरे क्या दे रहा हो यार, कजून में फूक मार दे ना, ऐसा देख लिया उन्हें, मतलब तुरंत असर हो रहा है। पढ़ रहे हैं तो तुरंत मैसेज जा रहा है माइंड में, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे याद हो रहा है जल्दी से। आज पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़त पढ़त होगा, कब पढ़ो तो आ रहा आज। ये सारा का काम कंट्रोल करता है नमक आपका। ये जो अंदर क्या पाए जाते हैं इस माइंड में? न्यूरॉन। क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन में जो मैसेज जाते हैं ना आपके पास, माइंड के पास, अगर उनमें NaCl की मात्रा ज्यादा है, नमक की मात्रा, तो तुरंत मैसेज जाते हैं। क्या जाते हैं? तुरंत मैसेज। सुनो ध्यान से, मान लीजिए कि अभी आप पढ़ रहे हैं, सुनना ध्यान से, दो प्रकार के समय बता रहे हैं, एक ठंड और एक गर्मी। आप गर्मी में पढ़ रहे हैं, अब भयंकर पसीना आ रहा है आपको, तो आप जानते हैं कि तुरंत मन हट जाता है पढ़ने से, क्यों? पसीने के रूप में NaCl बाहर हो गया, तो माइंड जवाब देगा थकान हो गई यार, अब तो उठ लो कहीं। ठंडों में आप जब लंबे समय तक बैठ पाते हैं, पसीना नहीं निकलता है, तो NaCl अंदर बना है कि नहीं बना है? तो लंबे समय तक ताजा महसूस करेंगे आप, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो फ्रेश माइंड है अभी। इसमें से अगर NaCl बाहर निकलता है ना, क्या NaCl बाहर निकलेगा ना, तो जैसे ये बाहर निकलेगा तो माइंड ऐसा लगता है कि उसके पास मैसेज नहीं जा रहा, तो आपको थकान और आप नींद की अवस्था में पहुंच गए। तो हम क्या करते हैं? चेहरा धुल लेते हैं। चेहरा धुला तो पसीना खत्म, अब हम फिर आप पढ़ने में मन लग जाएगा। फिर धीरे धीरे पसीना निकला तो फिर मैसेज कम जाने लगे, मतलब नेटवर्क कम हो जाता है माइंड का। तो माइंड का नेटवर्क बढ़ाने के लिए कौन जरूरी है? सोडियम। समझ में आया कि नहीं आया? आपके पास देखो पूरे शरीर में हमारे न्यूरॉन फैल रहे हैं, किसी ने हाथ लगाया यहाँ पर, तुरंत यहाँ पता चलता है ना, किसी ने कितनी तेज दिया है ये भी पता यहीं से चलता है ना। ये तुरंत मैसेज जो जा रहे हैं, ये तुरंत मैसेजिंग का काम करवाने वाला कौन होता है? सोडियम। कौन होता है? सोडियम। नमक, खाने में नमक क्यों जरूरी है, समझ में आया आपको? हाँ या ना? ऐसा मतलब नहीं कल भर भर के खा लो मुंह तो तुरंत मैसेज चाहिए, कोई सोच भी रहा होगा तो पहले मुंह पता चल जाए, तो ऐसा नहीं होता काम। शरीर पे कोई टच करेगा, शरीर पे कोई बात होगी तो ही पता चलेगा। समझ में आया ना? तो नमक का काम समझ में आया आपको?
तो नमक कहाँ गया अपना, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम आयंस को अवशोषित कर लेगा, और पोटेशियम की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जैसे पोटेशियम क्या तू चला जा यार, ये कोई जरूरत ही नहीं है, यूरिन के रूप में बाहर करा देगा। कौन कंट्रोल करता है इसको, ये कहाँ पाया जाता है, एड्रिनल ग्रंथि में। कौन सी ग्रंथि में, ये कब, ये इसे कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि। कहाँ पाई, इसका एक और नाम मास्टर ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है, हाइपोथैलेमस माइंड के नीचे पाई जाती है। मैंने माइंड चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था कि नहीं बताया था, बहुत बढ़िया, सब जानते हैं। इसका एक और नाम वैसोप्रीन। क्या नाम है, वैसोप्रीन। कौन सा हार्मोन है, वैसोप्रीन हार्मोन। क्लियर है, क्या आपको इतना समझ में आ पाया। हाँ भाई, नल की उत्सर्जन, ट्यूबुलर सीक्रेशन, लास्ट स्टेप है इसमें, और लास्ट अवशोषण चलेगा, इसके बाद संग्राहक नलिका में यूरिन चला जाएगा। देखिए, वासा रेक्टा में उपस्थित रक्त के उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, बाइकार्बोनेट आयंस, यूरिक अम्ल आदि को सीधे ही नेफ्रॉन्स के नलिकीय भाग में स्थापित कर दिया जाता है, मतलब डीसीटी में पहुंचा दिया जाता है, काय में, और डीसीटी के द्वारा वो काय में पहुंच जाएगा, वो कलेक्टिंग डक्ट में, काय में पहुंच जाएगा। मतलब जितना होना था सारा का सारा अवशोषित हो गया है, अब केवल बचा तो क्या बचा, यूरिन बचा। क्या बचा, जैसे ही ब्लड में से सारे के सारे उपयोगी तत्व खींच लिए जाते हैं, तो जो बचता है वो क्या बचता है, फिर यूरिन बचता है। और यूरिन को कहाँ पहुंचा देंगे, कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ पहुंचा देंगे, तो उपरोक्त तीनों चरणों को पूरा होने पर अब संग्राहक नलिका में उपस्थित तरल पदार्थ मूत्र कहलाता है, जिसे मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना, क्लियर हुआ, ये तीनों चरण समझ में आए आपको। पहला चरण मतलब जहां ब्लड आ रहा है और चल रहा है, ब्लड आ रहा है और चल रहा है, मतलब फिल्टर हो रहा है। कहां पर हो रहा है फिल्टर, ग्लोमेरुलस में। कहां हो रहा है, और फिल्टर होकर उसका नाम क्या बदल रहा है, ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट। और कहां में पहुंच गया वो, बोमेन कैप्सूल में। कहां में पहुंच गया, क्लियर है। इसकी रेट बताई थी मैंने, 1100 में से 125 ml पर मिनट। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब यहां से पहुंचता है पीसीटी में, पीसीटी में जो अच्छी चीज है उनका अवशोषण होता है, हाँ या ना। इसके बाद फिर आगे पहुंचता है, तो यहाँ हेनले की लूप के जो डिसेंडिंग आर्म है, डिसेंडिंग लिम्ब है, उसमें पानी का अवशोषण होता है। काय का अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण होता है। फिर डीसीटी में पहुंचता है, तो जो बासा रेक्टा में जो आपको ये तत्व मिले, कौन से, यूरिया, यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट, ये आ जाते हैं उसमें, इनके द्वारा इन्हें पहुंचा दिया जाता है काय में, कलेक्टिंग डक्ट में। और इस तरीके से सारा का सारा रक्त छनकर वसा रेक्टा के द्वारा हमारे शरीर में आता जाता रहता है। आपको समझ में आया। एक मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना पाया जाता है, बस यही चलता रहता है। हार्ट पे गया, पंपिंग चालू हुई, पूरी नसों में फैला, वहां से ये सब चीज लेके आएगा और किडनी के पास पहुंचेगा, किडनी छानेगी, वहां से फिर हार्ट के पास, हार्ट फिर पहुंचा देगा। यही चलता रहता है। समझ में आया कि नहीं यार, पूरे दिन जब तक जीवित है यही चलेगा। क्या आपको ये समझ में आया। और यूरिन का निर्माण होता रहेगा, कोई दिक्कत। अब इसमें बहुत सारी बीमारियां ही बन जाएंगी, उन्हें हम देखते रहेंगे। हाँ बोलोगे, तू बोल रहे, हाँ प्योर रहता है, लेकिन अवशोषण हुआ है ना, वहां से प्योर रखता है, फिर बीच में जो जाल बना है उसमें क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है ना, उसके द्वारा उसमें क्या पहुंच गए, आइंस वगैरह पहुंच गए, और साथ में जो मेटाबॉलिक वेस्ट पहुंच गए, उनका डीसीटी में जाकर लास्ट में अवशोषण। देखिए अब ध्यान से, मैंने आपको बताया था यूरिन का निर्माण हो गया, और यूरिन का पहुंच चुका है कलेक्टिंग डक्ट में। अब जो यूरिन पहुंचा है, अब उसमें है क्या क्या, क्या हमारे यूरिन में क्या क्या रहता है, तो हम देखने जाएंगे अब क्या, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ठीक है ना, मूत्र का संगठन। तो देखिए इसमें पानी होता है, इसमें 95%। कितना परसेंट, 95% पानी होता है। कितने परसेंट, 95% पानी होता है इसमें। 95% पानी होता है, ठीक है ना। यूरिया कितना होता है, 2.6%। कितने परसेंट होता है, 2.6%। यूरिक अम्ल कितना होता है, 0.4%। देखिए ध्यान से, अब सुनना ध्यान से,
जो बता रहे हैं ना वो आपने समस्याएं अपने घरों में देखी होंगी, तुम्हें आ गई हो तो तुम भी देख लेना। अगर आपके यूरिन से यूरिक एसिड नहीं निकलता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो वो आपके शरीर में क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा होने लगेगा। क्रिस्टल जानो? हाँ, ऐसे अभी तो लिक्विड अवस्था में ऐसे इकट्ठा होने लगेगा। और कब पहुंचेगा जी? सीधा यहाँ घुटने में। सबसे पहले कब पहुंचेगा? घुटने में, फिर पहुंचेगा इनमें। समझ में आया कि नहीं आया? इनमें, फिर पहुंचेगा यहाँ पर, फिर पहुंचेगा यहाँ पर। समझ में आया? जितने भी जोड़ है ना उनमें जाके बैठ जाएगा जी। समझ में आया कि नहीं आया? और जैसे ये बैठ जाएगा ना, तो फिर आप जब चलोगे ना तो सारे के सारे दर्द महसूस हो रहे होंगे दुनिया के। क्या आप कहोगे मुझसे तो आज ना हाथ ऐसे मोड़ते बन रहा है, ना मुझसे सीढ़ियां चढ़ते बन रहा है, सो गए तो फिर उठते नहीं बन रहा है, उठ गए तो अब सोते नहीं बन रहा है, सोने में ज्यादा आराम मिल रहा है, कोई मुझसे काम ना कराए, मुझे डला ही रहने दे। ऐसे सारे दर्द महसूस हो रहे हैं काय में जोड़ों। इसे कहते हैं गठिया बाय। नाम सुना होगा गठिया, गाउट गाउट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? गाउट। समझ में आया ना? ये बनता है काय से? अगर आपकी यूरिन में क्या नहीं आ रहा है, यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल रहा है, उसकी मात्रा सही नहीं आ रही, तो क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा होता रहेगा और जोड़ों के बीच में जमा होता रहेगा, और आपको जो रोग बनेगा उसे कहते हैं गाउट, गठिया। क्या कहते हैं? गठिया। समझ में आया कि नहीं आया? ये पैरों में दर्द होने लगेंगे, ये अंगूठी वगैरह देख रहे हैं ना, ये मोड़ने में दर्द होने लगेंगे आपको। ये काय के कारण हो रहा है? यूरिक एसिड के कारण। काय के कारण। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? इसलिए अब देख रहे हैं इसका बाहर निकलना कितना जरूरी है। अगर नहीं निकला तो क्या कर देगा जी? सारे जोड़ों को खराब कर देगा। दर्द होते हैं भारी, भयंकर। ठंडों में तो और खतरनाक हो जाते हैं। ठंडों में और ज्यादा, कि यूरिन ज्यादा आती है ना ठंडों में, यूरिन ज्यादा आएगी तो आप ज्यादा समझ रहे हैं, यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा, तो और ज्यादा दर्द महसूस होंगे कि नहीं? मतलब आप समझिए ना, देखो ये इसे मोड़ना है मुझे ऐसे, ये काम सही कर रहे हैं, क्लियर है? अब इसके बीच कोई चीज आ गई तो इसे मोड़ने में दिक्कत आएगी कि नहीं? और हम तो मोड़ के ही रहेंगे, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे ले तू ऐसे ही रहे यार। तो अब जब वो चीज कहाँ जाए तो उसके कारण क्या होगा? हमें दर्द। समझ में आया कि नहीं आया? तो किसके कारण दर्द हो रहा होता है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है? इसे देखो, इसे कहते हैं क्रिएटिनिन। पढ़ाया है मैंने। कहाँ में पाया जाता है? मांसपेशियों में। कहाँ में पाया जाता है? मांसपेशियों में। क्या बताया था मैंने इसका, आपको पता है? क्या बताया था? इधर सुनो ध्यान से, ये बता ही दिया मैंने आपको। क्रिएटिनिन, अमोनिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन और अन्य कार्बनिक पदार्थ, ये बनते हैं कितने? 2%। ये जो क्रिएटिनिन होता है ना, कौन सा? गर्भवती महिलाओं में ज्यादा बनता है। जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तो उनके यूरिन में क्या ज्यादा बनता है? क्रिएटिनिन बनता है। क्या बनता है? क्रिएटिनिन। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब उनका अगर यूरिन टेस्ट होगा तो उसमें मात्रा काय की ज्यादा पाई जाएगी? क्रिएटिनिन की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? अब देखिए, जो यूरिन है इसका जो पीला रंग है, हल्के पीले रंग का होता है, तो किसके कारण से होता है? यूरोक्रोम के कारण से होता है। काय कारण से होता है? यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम कहां से आता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारे शरीर में, उसके टूटने से। हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो उससे निर्माण होता है यूरोक्रोम। काय का निर्माण होता है? और वो पानी में मिल जाता है और यूरिन के रूप में बाहर निकलता है, इसलिए यूरिन का कलर कैसा हो जाता है? हल्के पीले कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी आपने देखा होगा यूरिन का जो कलर होता है ज्यादा पीले कलर का हो जाता है, तो दवाई खाने से हो जाता है कभी कभी। तो क्या अगर हमारी टैबलेट चल रही है, मेडिसिन चल रही है, तो उसका कलर जो होता है ज्यादा पीले कलर का हो जाता है। हाँ या ना? या हम लंबे समय तक टॉयलेट नहीं गए हैं, तो अब लंबे समय तक का मतलब ये देखो, जब जाग रहे हैं ना तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते दर्द में से। सो रहे हैं जब सो गए हम, टॉयलेट करके सो गए भैया, रात में टॉयलेट है लेकिन नींद नहीं छोड़ सके, मैं सोऊंगा यार, क्या मैं यही कर लूँ, उठ के नहीं जाऊंगा मैं। मान लीजिए कंट्रोल कर गया, सुबह जब उठेगा और टॉयलेट करने जाएगा तो टॉयलेट का कलर जो मिलेगा वो क्या? थोड़ा सा ज्यादा पीले कलर का होगा। कारण क्या हुआ कि यूरिन इकट्ठा होता रहा तो उसमें यूरोक्रोम की मात्रा कम बढ़ गई। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? हाँ, पानी ज्यादा पीते रहिए तो इसका पीलापन और कम होता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया?
अगर पानी कम पी रहे हैं ना और टॉयलेट जा रहे हैं तो भी इसका पीला कलर हो जाता है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो आप समझ रहे हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक है और पीला रंग आ रहा है तो एक तो क्या दिक्कत है कि आप लंबे समय बाद टॉयलेट जा रहे हैं, एक। दूसरा, पीलापन आया मतलब आप पानी कम पीते हैं, तो इसका मतलब है कि आप समझ जाओ कि आपको पानी ज्यादा पीना है। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? हाँ या ना? तीसरा, मैंने आपको बताया था अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो उसका कलर कैसा होता है? पीलापन। क्लियर हुआ? समझ में आया कौन सा किसके कारण से होता है? यूरोक्रोम। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है इसमें? यूरोक्रोम पाया जाता है, जिसके कारण यूरिन का कलर कैसा होता है? अब इसका देखो पीएच वैल्यू, इसकी क्या पीएच वैल्यू होती है? कितना? 6। कितनी होती है? 6। इसका मतलब ये कैसा होता है? अम्लीय, एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। लेकिन इसकी रेंज है कितने से कितने के बीच में? देखिए 4.5 से 8.5 के बीच में। अब इसकी रेंज क्यों है? देखिए रेंज है तुम्हारे खाने के डिपेंड के कारण। अगर खाने में फ्रूट्स ज्यादा ले रहे हो तो इसकी रेंज घट जाएगी। समझ में आए ना? अम्लीय ना होकर क्या हो जाएगा? बेस पे पहुंच जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगर सब्जियां ज्यादा खा रहे हो ना तो और ज्यादा अम्लीय हो जाएगा ये। समझ में आया? तो इसलिए रेंज लिख दी इसकी 4.5 से 4.5 से 8.5। ठीक है ना? क्यों? खाने के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रूट्स खाओगे तो बेस की तरफ चला जाएगा, सब्जियां ज्यादा खाओगे तो अम्लीय की ओर चला जाएगा। समझ में आएगा ना? बराबर बैलेंस में खा रहे हो तो लाल बना रहेगा सही, नहीं तो लाल पे अंतर पड़ता रहेगा। क्या आपको समझ में आता रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो तुम, देखिए हमें उत्सर्जन, मेन उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है किडनी। क्या पाया जाता है? इसका ये मतलब नहीं दुनिया के जितने भी जीव हैं उनमें उत्सर्जन, मेन उत्सर्जन तंत्र जो है, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम या ऑर्गन जो है वो किडनी हो, सब में अलग अलग होता है। किसी में उसकी त्वचा से ही उत्सर्जन हो जाता है, समझ में आया? किसी में कुछ और जगह से हो जाता है उत्सर्जन। किससे कहां कहां से होता है, किन किन जीवों में कहां कहां से होता है वो देखिए। एक कोशीय जीव जो होते हैं जिनमें एक कोशिकाएं पाई जाती है, यूनिसेलुलर ऑर्गन जो होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। तुम्हें पता है पैरामीशियम? पता है तो पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है? चप्पल जैसी। कैसी होती है? चप्पल जैसी। ठीक है ना? तो गंदा पानी होता है ना, वहां पाया जाता है पैरामीशियम। नाली, गड्ढे या तुम्हारे घर में पानी खराब आ रहा है तो उसमें कौन सा होगा? पैरामीशियम। ये शरीर में चला गया बीमारी उत्पन्न कर देगा ये। ठीक है ना? हाइड्रा, स्पंज, इनमें जो उत्सर्जी अंग है वो कौन सा होता है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो? ये सभी याद रखना है आपको, कौन में कौन सा पाया जाता है। फिर आता है क्या? प्लेटी हेलमिंथीज, मतलब चपटे कर्मी। कौन से? चपटे। चपटे से दिखेंगे देखने में जी, कैसे दिखेंगे? चपटे। इनमें पाया जाता है ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, फ्लेम सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फ्लेम सेल। हमारे जैसे अंदर किडनी है ना, इनमें मेन उत्सर्जन है ना, किडनी के द्वारा यूरिन बाहर हो रही है कि नहीं? सारे के सारे मेटाबॉलिक वेस्ट काय के द्वारा बाहर हो रहा है? यूरिन के। किडनी बना रहा है ना सब। इनमें कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? एस्केरिस। कौन है? एस्केरिस। एस्केरिस में होता है एच आकार की रेनेट, इनसे इनका उत्सर्जन होता है। कैसे? एच आकार की क्या पाई जाती है इनमें? रेनेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेनेट। इससे भी एक रूह हो जाता है, बताएंगे अभी। एक होता है एनिलिडा, ये समूह है। जैसे हमारा एक समूह है ना कि हम कैसे हैं, शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? शाकाहारी है ना, अधिकतर शाकाहारी और भी बहुत सारे शाकाहारी। इनमें सब में पाया जाता है किडनी। तो हर एक का वर्ग अलग अलग है। ऐसी एक वर्ग है जिसका नाम है क्या? एनिलिडा। जैसे कि केचुआ आता है इसमें, केचुआ जानो, देखा है? वेरी गुड। इसमें क्या होता है? क्लोरगोगन कोशिका होती है। कौन सी होती है? क्लोरगोगन कोशिका, उसके द्वारा ये उत्सर्जन करता है। फिर एक समूह होता है जिसका नाम होता है आर्थ्रोपोडा। क्या नाम होता है? अब आर्थ्रोपोडा किन जीवों का समूह होता है? जिसमें झींगा आता है। झींगा देखें, आए होंगे वे, आ रहे होंगे, देखा है करे? अब झींगा काय से उत्सर्जन करता है? झींगा करता है काय से? देखिए एंटेनरी ग्लैंड से। कौन से? एंटेनरी ग्लैंड से। कॉकरोच भी देखा होगा, घर में रहे, पास में ही रहे, कभी कभी ऊपर भी आ जाए। ठीक है ना? कॉकरोच ये कैसे करते हैं? मेलपिगियन नलिकाओं से। कैसे? मेलपिगियन ट्यूब या नलिकाओं से। बिच्छू तो जानो, ना जानो? बिच्छू कैसे करता है? कॉक्सल ग्रंथिया से। कैसे?
समझ में आया कि नहीं आया? बिच्छू एकमात्र ऐसा जीव है जो जन्म देने के बाद जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ को खा जाते हैं। समझ में आया ना क्या होता है? देखना, जब बिच्छू जन्म देता है ना तो उसकी आकृति ऐसी हो जाएगी, ये उसका डंक है, ये उसका मुंह है। बच्चे जन्म होते हैं, बच्चे सबरे जहाँ बैठे रहते हैं। समझ में आया कि ना? वे बच्चे जहाँ बैठे रहते हैं और अपनी माँ को खाते रहते हैं। अपनी माँ से ही भोजन प्राप्त करते हैं, उनके उसके शरीर को खाकर। और आप समझिए उसकी माँ को कितना दर्द होता होगा। ये उसे पता है, फिर भी वो बच्चे को जन्म देती है। और एक साथ एक बच्चा जन्म नहीं लेता है, बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, तो सारे अपनी पीठ पे बैठाती है और फिर वो उसे ये खाते हैं। और कितनी दर्दनाक मौत होती होगी उसकी। मतलब कोई इतना इतना सा भाग खा रहा हो तुम्हारा जिंदे में, तो कितना दर्द महसूस हो रहा होगा। तो जब तक वो मर नहीं जाती है ना, तब तक बच्चे खाते हैं उसे, केवल हड्डियां छोड़ के। समझ में आया कि नहीं आया? तो काय से करता है ये? कॉक्सल ग्रंथियों से। काय से? कॉक्सल ग्रंथियों में। समझ में आया? क्यों सही यार। एक होता है जी वर्ग मोलास्का, इसमें आता है क्या? यूरियो और घोंगा तेल होता है, घोंगा। इसका क्या रहता है? भोजनस का अंग या केवर का अंग। काय का अंग? केवर का अंग पाया जाता है इसके अंदर, उससे ही उत्सर्जन करता है। एक होता है क्या? इकाई नोड बेल्टा, इकाई नोड डायरमेटा होता है, जिसमें होता है ट्यूफिट, जिसके द्वारा करता है, जैसे कि स्टारफिश। कौन सी फिश? स्टारफिश का उत्सर्जन अंग कौन सा है? ट्यूफिट है। एक केसरुकी, केसरुकी में मनुष्य आ गया। कौन आ जाएंगे इसमें? मनुष्य, गाय, भैंस सब आ गए यहाँ में। ठीक है ना? इनमें क्या पाया जाता है? किडनी। हम किडनी के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। सब पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इनको सबको याद रखना पड़ेगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया? ये याद करें, बाकी तो मैंने समझा दिया है। अब ये रटने वाली चीज है, इन्हें रटना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ इतना? एक चैप्टर हो गया खत्म, उत्सर्जन। किडनी के मैंने सारे काम, लेकिन इसके अलावा भी किडनी और कुछ काम भी करती है। ये जो मैंने बताया ना यूरिन का निर्माण, इसके अलावा भी किडनी और भी काम करती है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पर उसके पहले कुछ क्वेश्चन है, उन्हें समझे, फैक्ट बता रहे हैं। जैसे एक फैक्ट तो यही है, तो दुनिया में सबसे पहले किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किसने किया था? किडनी को बदला किसने था? या सबसे पहले किडनी को कब बदला गया? किडनी ट्रांसप्लांटेशन, फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन दी वर्ल्ड, कब? ये बताना है आपको। लिख लिया क्वेश्चन सबने? वेरी गुड। ये हुआ था, देखिए कब? 4 मार्च, तारीख ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मतलब लिख दीजिए पन्ने, है ना? 1954, 1954। ठीक है, पेरिस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ हुआ? फ्रांस में। ठीक है ना, लिख लेना, फ्रांस लिख लो। समझ में आया लाल तुम्हें? कहाँ पे हुआ? पेरिस, फ्रांस में। हॉस्पिटल है, उसका नाम है नेकर हॉस्पिटल। तो इतना व्यापार है, सुनो तैयार सभी लिख दिए होगा, डॉक्टर को नाम लिख लीजिए। तो क्या मरीज और बताइए। चलिए आए बात है हम। वैसे दुनिया में पहला ट्रांसप्लांटेशन जो हुआ था वो कुत्ते का हुआ था। किसका हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। पहले किडनी को जो टेस्ट किया गया था कि हाँ किडनी काम करेगी बदल के, तो काय पे हुआ था वो प्रयोग? पहले कुत्ते पे। मनुष्य पे हुआ था कब? 1954 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? अगला क्वेश्चन सुनो। हमारे अंदर पाया जाता है, आपने देखा होगा ब्लैडर पाया जाता है, हाँ या ना? कितना स्टोर कर सकता है? देखो क्वेश्चन तो लिख ही लो कम से कम।
यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? कितना स्टोर कर सकता है? तो दोनों का अलग अलग है, मेल और फीमेल का। समझ गए ना आप क्या बता रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर जो पाया जाता है, ये किडनी है हमारी, जब यहाँ तो किडनी होती है, बताए थे नहीं? हाँ या ना? यहाँ से यहाँ पर पाया जाता है क्या? ब्लैडर, ठीक है ना? तो इसमें यूरिन कितना इकट्ठा हो जाता है? तो देखिए, मेल होता है उसमें हो जाता है 800 ml। कितना? 800 ml। और वहीं फीमेल जो होता है उनमें 500 ml। क्या आपको समझ में आ पा रहा है? हाँ यार। जब इतना इकट्ठा हो जाता है, जो स्टोर करने की क्षमता हो गई, क्या बता दिया मैंने आपको? स्टोर बता दिया, स्टोरेज इनका। जब इतना स्टोर हो जाता है और अपन यूरिन के लिए नहीं गए तो दर्द महसूस होने लगेंगे। आपको समझ में आ रहा है? तो लिख लो। अगला क्वेश्चन है अपना कि हमें यूरिन का एहसास कब होता है कि हमें यूरिन के लिए जाना है? तो लिखिए इसमें। फीलिंग ऑफ यूरिनेशन। देखो, ये फील कराएगा कौन? एडीएच। बताया था ना, फील कराएगा कौन? एडीएच का फुल फॉर्म एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्या नाम हो जाएगा? तो यूरिन का फील, हमें टॉयलेट के लिए जाना है, ये फील कराता है एडीएच, वेसोप्रीन हार्मोन, जो कहां से कंट्रोल होता है? मास्टर ग्रंथि से। कहां से? मास्टर ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से। वो फील करा ले, वो कब फील कराएगा? कोई मात्रा इकट्ठी हो जाएगी तभी फील कराएगा कि नहीं? तो वह कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी पे वो हमें एहसास कराता है कि हमें यूरिन के लिए जाना है? कौन सा लिख सकती हैं आप? 150 ml। और बढ़ा के लिखना है तो एक रेंज लिख लीजिए, 150 से 200 ml। और कहीं कहीं पे थोड़ा सा बदला हुआ रहता है, इसलिए इतना भी लिख लो। लिख लिया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, आपने सुना हुआ किडनी खराब हो गई। क्या खराब हो गई? अब किडनी खराब हो गई तो मुझे बताओ, किडनी खराब हो गई तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करेगा? क्या क्वेश्चन है मेरा? किडनी खराब होने पर ब्लड को फिल्टर कौन करेगा? बताएं। दूसरी किडनी कर देगी? नहीं कर पाएगी क्या? भाई, दो ही किडनी का काम तो एक ही है ना। एक किडनी खराब हुई तो दूसरी, लेकिन वो एक किडनी खराब हो गई तो वह भी तो गलत बात है ना। है ना? अब ऐसा मान लो, अब दो ही किडनी खराब हो गई, फिर कौन करेगा? पड़ोसी। तो फिर हम सीधे हॉस्पिटल में, शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया ना। फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा, सुने ध्यान से। फिर ये होगा कि एक मशीन आएगी, मशीन के दो ही पाइप लगेंगे जहां, समझ में आया ना? तो जो काम किडनी कर रही थी, अब मशीन काम करेगी फिर। मतलब मशीन फिल्टर करके खून पहुंचाएगी अंदर। मतलब वो मशीन किडनी की भांति काम करेगी कि नहीं? तो जो मशीन है उसका नाम क्या? मतलब आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन चलेगा कि नहीं? तो किडनी खराब होने पर क्या होता है? आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन, कृत्रिम फिल्टर होता है। किस मशीन के द्वारा होता है? ये क्वेश्चन लिख सकते हैं आप।
ब्लड का कृत्रिम फिल्टर, आर्टिफिशियल फिल्टर किस मशीन के द्वारा होता है? कब होता है ऐसा? किडनी खराब होने पर। किडनी के खराब होने पर ब्लड का कृत्रिम फिल्टर, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन किस मशीन के द्वारा होता है? बताएं आप ध्यान से। उस मशीन का नाम होता है डायलाइजर। क्या होता है? डायलाइजर। ये तो हो गई मशीन। मशीन का नाम होगा क्या? डायलाइजर। ये काम क्या कर रही होती है? फिल्ट्रेशन का। तो आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं? अब मशीन है कि डायलाइजर? मशीन का नाम है डायलाइजर। अब मशीन क्या काम कर रही है? आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन। तो ऐसे आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं, वो बताना है आपको। इसे कहते हैं, लिखो क्वेश्चन तो लिखो, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन कहलाता है हीमो डायलिसिस। लिख लो, हीमो डायलिसिस। हीमो डायलिसिस। हीमो मतलब खून, ब्लड, हीमोग्लोबिन। डायलिसिस आ गया कहा से? डायलाइजर से। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो इधर थोड़ा सा, ये बताया था मैंने आपको, यहां देखें आप थोड़ा सा। ये वो क्या है अपना? कंपोजिशन ऑफ यूरिन। उसमें यूरिन में क्या क्या पाया जाता है? अब आप देखिए, मैंने आपको कल पूछा था कि यूरिन का टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, और उसे पता लगाया जाता है कि बीमारी कौन कौन सी हो गई। तो देखिए, मतलब इसमें से यूरिन में वो चीजें होती होंगी जिनके द्वारा पता चल जाता होगा, है ना? मतलब इसका ये मतलब होता है कि इसमें जो चीजें पाई जाती हैं, कुछ तो नॉर्मल होती हैं, कुछ अब नॉर्मल होती हैं, कुछ साधारण होती हैं, कुछ असाधारण चीजें जब बाहर आने लगती हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप बीमार होने लगे। तो दो प्रकार की चीजें हो गई कि नहीं? एक प्रकार की चीज जो थी वो तो ये थी, ये सारी सारी चीजें जो है ये है साधारण, ये है साधारण स्थिति। अगर 1% आपको जो बता रहे हैं ये सब बाहर आ रहा है आपका यूरिन में, तो आप स्वस्थ हैं। आप क्या है? स्वस्थ है। और इनकी जगह अगर असाधारण स्थिति बनती है, अब असाधारण स्थिति कब बनती है? अगर मान लीजिए यूरिन में आपका आता है ग्लूकोज, क्या बाहर आ रहा है? ग्लूकोज बाहर आ रहा है। क्या बाहर आ रहा है? अब ग्लूकोज बाहर आया, मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज बाहर आ रहा है यूरिन में, तो यूरिन में चिंटियां लगने लगती हैं। क्या लगने लगती है? चींटियां लगने लगती हैं। इसका मतलब है कि यूरिन में ग्लूकोज बाहर आने लगा, और यू ग्लूकोज बाहर आने लगा, इसका ये मतलब है कि डायबिटीज होने वाला है, यह शायद हो ही गई है। अगर यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आ रही है, काय की मात्रा
ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आ रही है तो इसका ये मतलब है कि आपको क्या हो चुका है, डायबिटीज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, डायबिटीज लिख सकते हैं आप उसे। क्या आपने लिख लिया? इसे एक नाम से और जानते हैं, कोई नाम बताएगा? अगर यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा आने लगी तो इस रोग को, इस बीमारी को एक नाम से और जानते हैं, आप नाम बताओगे? डायबिटीज तो मैंने बता दी, एक नाम आप बता दो, बराबर हो जाए जिससे काम। बताएं, जानते हैं क्या? अरे लाल, वो हिंदी नाम है मधुमेह। डायबिटीज का हिंदी नाम क्या है? मधुमेह। एक नाम और, कोई और? ग्लाइकोयूरेमिया। क्या नाम कहलाता है? इसी का नाम होता है क्या? ग्लाइकोयूरेमिया। ग्लाइकोयूरेमिया लिखिए। लिख लिया क्या? अब ध्यान से देखो, तो दो बीमारी तो बताई नहीं आपको, नहीं एक बता दी अभी तो, एक और सुनो। अगर पानी की मात्रा 95% से ज्यादा आ जाए, कैसे? 95% से पानी अगर ज्यादा आने लगा तो इसका मतलब है कि अब आपको डिहाइड्रेशन होने लगा, पानी की कमी हो गई। क्या कमी हो गई? पानी की कमी हो गई, लिख सकते हैं। अगर यूरिन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। क्या आप लिख पाए? क्या लिख पाए? अगर यूरिन में पानी की मात्रा 95% से ज्यादा आने लगे तो क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। अगर मान लो यूरिन में ब्लड आने लगे, कभी कभी यूरिन में ब्लड आ जाता है और लगातार आने लगे, का सीधा सा मतलब है कि किडनी खराब हो चुकी है, अब कोई इलाज नहीं बचा, अब किडनी बदलेंगे लाल की। अगर यूरिन में ब्लड आने लगे तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? किडनी खराब। समझ रहे हैं ना आप? क्या हो चुका है आपको? आपका ये हो चुका है, ग्लोमेरुलस से ना उन्हें काम करना बंद कर दिया, तो ब्लड को छाने ही नहीं रहे और सीधा कहाँ पहुंचा रहे हैं? यूरिन में पहुंचा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कुल मिला क्या हो चुका है? किडनी खराब। लिख लिया सबने? अगर ब्लड में क्या आने लगे, नहीं यूरिन में क्या आने लगे, ब्लड आने लगे तो क्या हो चुका है? किडनी खराब। समझ में आ रहा है? बीमारी बता रहे हैं, पहचान जाइए तुम। एक और सुनो, अगर आपके यूरिन में कीटोन बॉडीज पाई आने लगी, कीटोन एक नाम है पदार्थ का, कीटोन भाग आने लगा, कीटोन के पदार्थ आने लगा या कीटोन पदार्थ आने लगा, इंग्लिश में कीटोन बॉडीज आने लगी, काय में? यूरिन में, तो इसका मतलब है आपका लीवर खराब हो गया। क्या खराब हो गया? लीवर। लीवर चला गया लाला, लीवर से काम करना बंद कर दिया लीवर ने। ब्लड आने लगे तो क्या हो जाएगा? किडनी खराब। कीटोन बॉडीज आने लगे तो लीवर खराब। लिख लो। लिख लिया? अब देखना, आप मान लीजिए, सुनना ध्यान से, सब स्टूडेंट सुनो, जिंदगी मुलक बची है, सुन लो पहले। फेंक दो तुम लीडर, फेंक लो, फेंक दो बाहर जा पड़े। हो कही सर 5:30 बज रहे कही यार, थोड़ा ही नहीं रहे, सारा होता है ये छुट्टी का। बच्चे कितने खतरनाक होते हैं, हम सोचते हैं बच्चे ही है, खतरनाक होते हैं बच्चे। जब उन्हें लग जाता है ना कि अब हमसे झेल नहीं रहा है या हमारा टाइम हो गया है, और आप लगे ही हो, और उन्हें पता चल रहा है कि टीचर को पता नहीं चल रहा है कि टाइम हो गया है, उसके बाद वे इशारा देते हैं, बोतल गिराने लगते हैं, पेन फेंकने लगते हैं, सिर मटकाने लगते हैं,
मन से नींद लगती। कैसे ही तो टीचर को पता चल जाए कि लाल टेम होगा, देख तो ले आओ, जाने है मम्मी, देखो बेकार अल्लाह को बैग तो ध्यान से हम क्या कर रहे होते हैं, देखिए सुनना ध्यान से, जो महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपको टॉयलेट लगी है, आपको यूरिन के लिए जाना है और आप जा नहीं रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं उसके ऊपर, और ऐसा आप अधिकतर करते रहते हैं, तो आपकी किडनी पे सूजन आ जाएगी। काय पे सूजन जाएगी? ये जो सूजन जाएगी ये रोग है, इसका नाम होता है नेफ्राइटिस। कौन सा रोग होता है? तो किडनी की सूजन को क्या कहते हैं? नेफ्राइटिस। इसलिए यूरिन को रोकना नहीं चाहिए, अगर आपको फील हो रहा है तो आपको जाना चाहिए। नहीं देख पाए? नेफ्राइटिस। किडनी पर अगर किडनी की सूजन को क्या कहते हैं? नेफ्राइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्राइटिस। कौन सा रोग हो जाता है? नेफ्राइटिस। समझ में आया? शरीर के साथ मजाक नहीं, हर मजाक पे एक रोग है। शरीर में अगर शरीर से जब मजाक किया ना तो क्या है? हर मजाक का एक रोग है। देखो यूरिन को रोका तो लिव रोग, चाय ज्यादा पी तो लिव रोग। समझ में आया कि नहीं आया? ना बोल दो यार, कम से कम शरीर से मजाक नहीं होना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऊंट को प्यास बहुत समय तक नहीं लगती है, कारण क्या है उसका? क्या पूछा है? ऊंट को बहुत लंबे समय तक प्यास नहीं लगती है, एक बार पानी पी लेता है रोहित तो वो दोबारा पानी ना मांगे। कौन? ऊंट। कारण? कारण नेफ्रॉन बड़े बड़े होते हैं, किडनी उसके अंदर पाई जाती, मैंने कहा था ना। वो सब काय में आएगा? केसरुखी में ही आएगा कि नहीं आएगा? मनुष्य भी काय में आता है? केसरुखी। बताए कि नहीं बताए? तो देखो इधर ध्यान से, तो देखो पहले तो देखो यार, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर देखो ऊंट के साथ क्या होता है, इधर देखो, इधर ध्यान से। ऊंट का जो है ना हिलने का लूप, काय जे इसका आकार बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। इसका आकार बड़ा होता है तो इसमें क्या जल का अवशोषण होता है, तो जल भरा रहता है तो लंबे समय तक अवशोषण चलता रहेगा कि नहीं? तो लंबे समय तक प्यास नहीं लगेगी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो किडनी के अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है हेनले का रूप। इसका आकार अगर बड़ा है तो इसका मतलब है कि प्यास नहीं लगेगी हमें बहुत समय तक। इसका आकार छोटा है तो प्यास लगेगी जल्दी जल्दी। क्या अब आपको समझ में आया? तो ऊंट का कौन सा भाग उसे प्यास लगने से रोकता है? हेनले का लूप, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है। शायद मुझे लगता है लगभग पूरी क्लास को आज पहली बार पता चला होगा कि ऊंट को इतने लंबे समय तक प्यास क्यों नहीं लगती है। हाँ या ना? नहीं तो अभी तक कब आना थे, पेट बड़ो होते बाबू तो बल लेते हैं। कुछ लोग क्या कहते थे कि बाकी जी ऊपर कुबर होता है, कहीं हम बल लेते हैं कहीं और फिर टाइम लगे जा वैसे निकाल लेते, पूछा लगे जा आगे। ये क्या है? हिलने का लूप। इसका आकार बड़ा होने के कारण ऊंट को लंबे समय तक प्यास नहीं लगती है, एक बार पानी पी लेता है और ज्यादा भी पी लेता है, बस काम चलता रहता है। क्या आपको समझ में आया? ना आया? लगता है आ ही गया होगा, ऐसा लग रहा है हमें। क्या दोस्ती आए समझ में? आया? अब हम किडनी के कुछ और काम पढ़ाएंगे ना, उसमें ही रहेंगे क्या? क्या? कौन सा? क्या? हाँ 1 मिनट और सुनो, अरे अरे इसे सुनो तो सही यार, एक आध क्वेश्चन तो और रहेगा, तुम सुनते ही नहीं हो यार।
मैंने एक रोग तो ये सब पढ़ाई दी मैंने आपको। मैंने ये बताया था अगर यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड आपके यूरिन से कम आने लगे तो इसके क्रिस्टल जमा होने लगते हैं। क्या जमा होने लगते हैं? और इससे जो बीमारी बनती है वो क्रिस्टल कहाँ इकट्ठे होते हैं? जोड़ों में, सबसे पहले घुटनों में। और बीमारी बनती है उसका नाम गठिया, क्लाउट। कौन सी बीमारी बनती है? लिख लिया आप लोगों ने? लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा है। लिख लिया क्या भैया? कौन सा रोग होता है? गठिया, गाउट। लिख लिया? लिख लेना तो आर तो रोग ना आएगा कोई। यदि यूरिन में काय की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा कम आती है तो ये क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है और ये घुटनों या जोड़ों में जमा होता है। घुटनों या जोड़ों में जमा होता है, जिससे गठिया रोग बनता है। तो इसके कारण से कौन सा रोग बनता है? गठिया, गाउट। देख लिया? इसका एक नाम और है, अर्थराइट्स। लिख लीजिए, अर्थराइटर्स। देख लिया? अर्थराइटर्स। लिख लो, अर्थराइटर्स। किसके कारण से होता है ये? देखिए अपने घरों में तो आप नाम सुनते होंगे, गठिया बाय हो गई। क्या हो गई? हाँ या ना? डॉक्टर ये कह देता होगा गाउट, या इसका नाम लेता होगा क्या? अर्थराइटर्स हो गया। क्या नाम हो गया? क्या हो गया? किसके कारण से होता है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी किडनी से संबंधित और रोग नेक्स्ट क्लास में उसके जैसी फंक्शन बताएंगे, तो फंक्शनों को जब बिगाड़ेंगे तो रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और रह गया है, वो शायद जो यूरिन होती है वो एसिडिक क्यों होती है? हाँ या ना? एक क्वेश्चन था ना, वो कारण है उसका तो उसमें हाइड्रोजन आयन पहुंच जाते हैं। क्या पहुंच जाते हैं? हाइड्रोजन आयन। जिनमें हाइड्रोजन आयन पहुंच जाएगा जिस चीज में, वो एसिडिक हो जाती है। लिख लेना वहां पर, लिख लेना सब। काय कारण? हाइड्रोजन आयन के कारण यूरिन कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? वेरी गुड। कौन? पीडीएच। पहले पढ़ा उत्सर्जन तंत्र। समझ में आ गया सबको? पूछ रहे हैं सबको समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हुआ? बहुत सारी चीजें ऐसी बता दें जो आपके व्यवहारिक होती है, इन्हें आप समझ सकते हैं। तो समझे, ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए ही पढ़े अकेले। आप खुद को जानने के लिए और खुद के शरीर को पहचानने के लिए बहुत सारी चीजें बता दी हैं। बाकी डॉक्टर मत बनिए बस।